इन्वॉल्वमेंट पीक पे जाने की बारी है, बिकॉज अब जो हमारा प्रेजेंटेशन है शायद वो सबसे इम्पोर्टेंट है आज का। इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कंसेप्चुअली हमने बहुत सारी नई चीजें डिस्कस करी, नई चीजें सीखी हैं, बट उनका फायदा हमें तब मिलेगा जब उसको हम सही तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। और यही चीजें हम अपने अगले प्रेजेंटेशन में डिस्कस करने वाले हैं कि एग्जैक्टली बेटर डेली मैनेजमेंट हम किस तरीके से कर सकते हैं और एक किस तरह की हमें गाइडेंस देने के लिए आई डोंट थिंक इससे बेटर स्पीकर छत्तीसगढ़ में अवेलेबल है। ही डज नॉट नीड एनी इंट्रोडक्शन इन छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ डेयरी का सबसे बड़ा नाम है डॉक्टर मुकेश शर्मा। इतना ज्यादा बोलते हो इतने कि मुझे डर लगने लग गया। वैसे मैं आप लोग के बीच का आदमी हूँ और लगभग सभी लोग मुझे भी जानते हैं और मैं भी सभी लोगों को जानता हूँ। और ना नया चीज हूँ आप लोगों के लिए और ना कोई नई चीज बताने वाला हूँ और कोई सिखाने के उद्देश्य से नहीं हूँ। मैं सिर्फ अपने कुछ अनुभव है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो मैं लगभग सभी लोगों के साथ हमेशा करता रहता हूँ, जब भी जैसा जैसा मिलता रहता हूँ। और कोशिश ये रहती है कि छत्तीसगढ़ में जो डेयरी फार्मिंग की दिशा और दशा है वो सुधरे और जल्दी सुधरे, क्योंकि सुधारने की कोशिश कई सालों से चली आ रही है लेकिन बहुत स्लो हो रही है। लेकिन नए नए जो फार्मर्स आ रहे हैं, नए नए जो एंटरप्रेन्योर आ रहे हैं, वो आगे बढ़ करके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और डेफिनेटली वो दशा दिशा सुधरेगी। कल को हम भी ये कह सके कि यार पंजाब में डेयरी फार्म नहीं, हमारे छत्तीसगढ़ में भी डेयरी फार्म है, आओ और आके देखो। अभी क्या होता है कि कभी भी डेयरी फार्मिंग की बात चलती है, कुछ भी बात चलती है, लोग बोलते हैं अरे पंजाब में फलाना चल रहा है, गुजरात में ठिकाना चल रहा है, छत्तीसगढ़ अरे यार वहां क्या डेयरी फार्मिंग नहीं, हमारे भी है अभी भी है। दिखाने की जरूरत है, लोगों को थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है, थोड़ा सा सोच बदलने की जरूरत है। सोच बदलने से मेरा तात्पर्य है हम सबसे पहले अपने आप की सोच बदले, हम डेयरी फार्मर ना होकर के डेयरी एंटरप्रेन्योर या डेयरी बिजनेसमैन। जब हम फार्मिंग को एज ए बिजनेस लेंगे, जब हम किसी चीज को एज ए बिजनेस लेते हैं तो उसमें प्रॉफिट और लॉस देखते हैं, उसमें हम बैलेंस शीट की बात करते हैं। जब हम फार्मिंग देखते हैं तो गाय को पालना देखते हैं, दूध दूना देखते हैं और बात खत्म। उसके बाद हम कुछ नहीं देखते। हमको इसको एज ए बिजनेस बनाना पड़ेगा, बिजनेस मॉडल बनाना पड़ेगा और सोच हमारी बिजनेस मॉडल के रूप में डेवलप करनी पड़ेगी। जब हम बिजनेस के रूप में सोच डेवलप कर लेंगे तो डेफिनेटली डेयरी फार्मिंग इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस। और जो लोग जहां छोटे फार्म की बात चल रही है, जैसे 25, 50, 100 एनिमल की बात चल रही है, वहां पर आप लोग जिस रेट में दूध बेच पा रहे हो या बेच सकते हो, आने वाले समय में और रेट बढ़ने वाले हैं। दूध की इतनी स्कार्सिटी हो रही है, इतनी बुरी हालत हो रही है पूरे देश के अंदर दूध की, कि जितने रेट बढ़ने वाले हैं उससे प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ने वाली है। सिर्फ हमको छोटी छोटी चीजें मैनेज करनी पड़ेगी। सुबह से हम 4-5 प्रेजेंटेशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं और 5 प्रेजेंटेशन में जो चीजें बताई हैं सब एडिटिव है। जो कुछ भी आपको मिलना है वो सारी चीजें मैं उन सब का निचोड़ एक जगह पर लाकर के आपको बताने वाला हूँ। अभी सचिन जी पाटिल साहब ने जो डी लेवल वाले हैं उन्होंने बताया, जो मैनेजमेंट की बहुत सारी चीजें बताई। स्वाभाविक रूप से वो शुरुआत है। जब हम बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, जब हम डेयरी की शुरुआत कर रहे हैं, उस समय हमको वो सारी चीजें होनी चाहिए। बीच में नहीं कि हमारी डेयरी भी डल गई, गाय भी आ गई, दूध भी निकलना शुरू हो गया, दूध बिकना भी शुरू हो गया, अब हम सोच रहे हैं कि हम यार एक मशीन खरीद लेंगे अपने। ये सारी चीजें शुरुआत में होनी चाहिए और सारी चीजें बहुत हेल्पफुल होती हैं। आप भाई तक पूछ रहे थे कि मिल्किंग मशीन से खून निकल आता है, ये बहुत सारी चीजें मैं पिछले 18 साल से इस बिजनेस के अंदर हूँ और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि पूरे विश्व की सबसे ज्यादा मिल्किंग मशीन मैंने एक जगह पर रहकर के चलाई, गाय में भी और भैंस में भी। तो मुझे बहुत अच्छे से मालूम है मिल्किंग मशीन से या किसी भी प्रकार की मशीन से खून नहीं आता, बशर्ते कि आप मशीन को लगा के घर जाके ना सो जाए। उसके बाद में फिर भगवान भी नहीं बचा सकता। हर चीज के एक सिस्टम है, उस सिस्टम पे आपको चलना पड़ेगा। मशीन लगाने से लोग बोलते थे मैस्टाइटिस होती है, हम लोग बहुत सुनते थे, बहुत क्वेरी मेरे पास भी आती थी, लोग मेरे से पूछते थे कि डॉक्टर मशीन लगा लिया मैस्टाइटिस बढ़ रही है। मशीन लगाने से मैस्टाइटिस नहीं बढ़ी, मशीन को साफ ना करने के कारण मैस्टाइटिस बढ़ी। आपने मशीन तो लगा दी, अब आज की दवाई हुई उठा करके और उसको ऐसे टांग के रख दिया। ये हमने देखा है अपनी आंखों से। प्रमोद पाटिल जी, आपको भी ये चीज मालूम होगी, आप भी इस चीज को वो करेंगे कि लोग उठा के ऐसे टांग के रख दिए, शाम को फिर मिल्किंग हुई, फिर उसी को लगा दिया, दूध जम गया। बैक्टीरिया के लिए दूध से अच्छा तो कोई और मीडियम हो ही नहीं सकता ग्रो करने के लिए। तो सबसे अच्छा मीडियम है माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में, तो मिल्क मीडिया के ऊपर में बैक्टीरिया को ग्रो किया जाता है आगे फर्दर रिसर्च के लिए। तो उससे अच्छा तो मीडिया नहीं, और वहां पर तो इतना अच्छा मीडिया दे दिया, बैक्टीरिया ग्रो हो गया और बैक्टीरिया को आपने क्या किया, टीट में लगा दिया। दूसरी चीज लोग बोलते हैं कि मिल्किंग मशीन के कारण क्या टीट खराब हो जाते हैं, टीट रेडी जाम हो जाती है, टीट खराब हो जाते हैं, बर्ड हो जाती है, टीट बर्ड हो जाती है, कलम करना पड़ता है। वो मिल्किंग मशीन के कारण नहीं हो रहे, मिल्किंग मशीन का लाइनर समय पर बदलने के कारण नहीं हो रहे। अभी क्या होता, हमने गाड़ी खरीदी बढ़िया और गाड़ी चला रहे, कुछ समय बाद देखा क्या हुआ, गाड़ियां इम्बैलेंस हो गई,
हम गाड़ी को गए व्हील बैलेंसिंग कराया, व्हील बैलेंसिंग वाले ने छोटे छोटे वजन उसको गाड़ी पे लगा के बैलेंसिंग कर ली और 5-7 हजार किलोमीटर चले, उसके बाद फिर डीबैलेंसिंग हो गई, फिर बैलेंसिंग वाले बाद। बैलेंसिंग वाला क्या कर रहा है? बैलेंसिंग वाला सिर्फ वो छोटे छोटे वो चिपका के आपका हाल फिलहाल का काम चला रहा है, जबकि रिकमेंडेशन क्या है कि यदि 40,000 किलोमीटर चल गई तो आपको टायर बदलना है। यदि आपको गाड़ी सही चलानी तो टायर बदलनी पड़ेगा, तो आपको वो छोटे छोटे बैलेंस लगवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेम मशीन के साथ है, यदि आपको लाइनर बदलना है इतनी नंबर ऑफ मिल्किंग के बाद तो बदलना है। यदि ये सब चीजें रखेंगे तो मुझे लगता है मिल्किंग मशीन से ज्यादा फायदेमंद चीज तो कोई नहीं होती। मैं तो रिकमेंड करता हूँ सबके लिए, सबसे अच्छी चीज। खैर मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ, साथ साथ बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक भी जाता रहूंगा, तो सॉरी उसके लिए। अपन बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से फर्स्ट विकास जी ने जब इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था इस पूरी मीटिंग का, इस पूरी कॉन्फ्रेंस का, तब उन्होंने एक सबसे छोटी सी चीज कही थी, प्रॉफिटेबिलिटी की बात कही थी या कॉस्ट की बात कही थी। तो उनका कहना था 60 से 70-80% जो कॉस्ट है वो फीडिंग की कॉस्ट। आप लोग तो सबको मालूम है, आप भी समझ रहे चीज कि हमारे मेजर कॉस्ट जो है वो फीडिंग की, 20% जो कॉस्ट है वो मैनेजमेंट की, लेबर, सैलरी, ये बाकी सारी चीजें। अब फीडिंग में कॉस्ट बहुत सारी लगती है। क्यों कॉस्ट बहुत सारी लगती है? क्योंकि सब बहुत सारा एनिमल को खिलाना पड़ता है, लेकिन उसके एवज में जानवर चाहे गाय हो चाहे भैंस, तो दूध उतना नहीं देती जितना हम उसको खिला रहे हैं। ये समस्या सबके साथ बड़ी आम समस्या है। क्यों नहीं देती? हम तो बोले मोनेंसिन भी डाल रहे हैं, ईस्ट भी डाल रहे हैं, और बाईपास फैट भी डाल रहे हैं, और एक्स भी डाल रहे हैं, वाई भी डाल रहे हैं, जेड भी डाल रहे हैं। जितनी कंपनियां आई, हर कंपनी ने बोला 20 ग्राम ये डालो, किसी ने बोला 100 ग्राम ये डालो, किसी ने बोला 50 ग्राम, हमने सब डाल लिया। उसके बावजूद भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है। फिर हम कंपनी वालों को एक एक को पकड़ के चटकाना चालू करते हैं, भाई तुम्हारा ये डाला रिजल्ट नहीं मिले, तुम्हारा ये डाला। सारी कंपनी वालों ने जिन्होंने बोला सब समझाया, नहीं सच्चाई है, सबने समझाया, सबने बेसिक चीज की। कुलकर्णी साहब ने सब बड़ा बेसिक चीज बोली, आप डालो सब, लेकिन बैलेंस करो। आपकी कॉस्टिंग कब सेव होगी? बैलेंस जब करोगे तब कॉस्टिंग सेव होगी, बैलेंस जब करोगे तब आपको बेनिफिट मिलेगा। आप ईस्ट तो डाल रहे हो, लेकिन ईस्ट के लिए जो एसेंशियल चीज चाहिए, फीड तो चाहिए। हम बोलते हैं जानवर को, चूंकि ये चौपा 4 पेट वाला जानवर है, तो हम इसको बोलते हैं इसमें 2 लोगों को हमको खिलाना पड़ता है। एक हमको जानवर को भी खिलाना पड़ता है, और एक हमको जानवर के पेट के जो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ उनको भी खिलाना पड़ता है। 2 लोगों को खिलाना पड़ता है, तो 2 लोगों के लिए हमको फीड देना पड़ेगा। तो फीड तो पहले उसको कुछ खिलाओ। तो हम क्या, आपने कभी देखा है कि हम दाना खाना कुछ ना खाएं, सिर्फ डेली सुबह एक कैप्सूल ले लें? आजकल वो उसके कैप्सूल बड़ी चल रहे हैं, अपना एमबे वाले, बहुत लोग न्यूट्रलाइट एक सुबह एक शाम को ले लें और सब कुछ खाने की जरूरत नहीं। पॉसिबल है क्या? नहीं। पहले बेसिक फीड चाहिए, दाल चावल सब्जी रोटी चाहिए, उसके ऊपर फिर आप उसमें घी डालो, जो डालना है तो, और एनर्जी मिलेगी, एडिशनल एनर्जी मिलेगी। फिर आप और कुछ मिनरल के कैप्सूल खाओ, और अच्छा लगेगा आपको, आपकी परफॉर्मेंस बढ़ेगी। ये सारे प्रोडक्ट्स की जरूरत आज के समय में क्यों है? आज के समय में इन सारे प्रोडक्ट्स की जरूरत इसलिए है कि हमारी जो बेसिक गाय थी, जो छोटी सी गाय थी, 250 किलो की गाय थी, उसको हमने ब्रीडिंग कर करके बढ़ाते बढ़ाते आज 500-600 किलो पर ले गए। जो अमेरिका वाले 800 किलो पर, मैं सबसे पहली बार जब अमेरिका गया था तब 600 किलो वहां का एवरेज बॉडी वेट था, और उस समय 9400 लीटर वहां का नेशनल एवरेज हुआ करता था। 4 साल बाद जब मैं वहां गया दोबारा, तो जो 500-600 किलो की गाय थी वो 750 किलो की पहुंच गई, और जो नेशनल एवरेज 9400 था वो 10,800 पहुंच गया। बोले यार ये कौन सा इंप्रूवमेंट है? दूध भी बढ़ता जा रहा है, वजन भी बढ़ता जा रहा है, उस वजन के साथ में गाय खाती जा रही है। थर्ड टाइम जब गया तो एवरेज बॉडी वेट बाय 700 केजी, एक छोटा हाथी जाफराबादी भैंस के बराबर तो गाय हो गई वहां की, और नेशनल एवरेज वहां का हो गया है 11,900 केजी। आप सोचिए, और नंबर ऑफ एनिमल उस कंट्री के कम होते चले जा रहे हैं। हम अपने देश में बात कर रहे हैं कि अभी चर्चा चल रही थी, अभी दिल्ली में कुछ समय पहले मीटिंग में था, मिनिस्ट्री की मीटिंग थी, वहां मिनिस्ट्री में हमारे मंत्री महोदय, आदरणीय मंत्री महोदय बोल रहे थे कि 2020 में हम दुग्ध उत्पादन को डबल कर लेंगे। आई डोंट नो कैसे कर लेंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनका विजन है कि हम 2020 में इस पूरा प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन को डबल कर लेंगे। कर सकते हैं, पानी मिलाना कोई बड़ी चीज नहीं है, वो मिला ही रहे, सभी लोग मिला रहे, कोई तकलीफ वाला काम तो है नहीं होता, तो वैसे डबल हो सकता है। क्या हमारे पास वो रिसोर्सेज हैं? नहीं है। हम सब बात करते हैं फीड एडिटिव्स की, हम बात करते हैं फलाना ठिकाना, ये वो सब दुनियादारी की बात करते हैं। बेसिक फीड की बात तो पहले करो, पहले जानवर को बेसिक फीड तो खिलाओ जो उसको खिलाना है, बैलेंस राशन तो खिलाओ उसको जो खिलाना है। आज हम बोलते हैं कि चना चुन्नी ले लिया, चोकर ले लिया, और मैंने जो है वो पोहा कोड़ा ले लिया, मक्का ले लिया, 2-4 तरह की खलियां ले ली, और सब मिला के मैं तो साहब कॉटन फीड खिलाता हूँ 1 नंबर, मैं तो फलानी चीज खिलाता हूँ 1 नंबर। सब खिलाते हो, खिलाओ, अच्छी बात है, लेकिन बैलेंस करके खिलाओ।
कभी ऐसा नहीं होता कि मैं 4 कटोरी दाल खा लूं और आधा रोटी खा लूं, मेरा पेट भर जाए, या कल मैं पूरा भर के थाली भर के चावल खा लूं, बाकी चीज छोड़ नहीं। मुझे रोटी भी चाहिए 2, तो मुझे सब्जी भी चाहिए, तो मुझे थोड़ा सा चावल भी चाहिए, मुझे थोड़ा दाल भी चाहिए, मुझे सब चीज चाहिए, मतलब चाहिए, जरूरी है। उसको हम बोलते हैं बैलेंस राशन। मैंने एक छोटी सी चीज यहाँ पर लिखी हुई है, सक्सेस पार्टनर। मैं आपका सक्सेस पार्टनर नहीं हूं, ये जो बैलेंस राशन है वो आपका सक्सेस पार्टनर है। आप यदि राशन को बैलेंस करोगे तो आपकी सक्सेस 100% होगी। जब हम डेयरी कैटल की फीडिंग की बात करते हैं तो कुछ सारी चीजें आती हैं, जो कुछ टर्म्स हम बोलते हैं, जिनके बारे में अपन अभी बात करने वाले हैं। कॉन्सेंट्रेट क्या होता है? कॉन्सेंट्रेट मतलब जो ग्रेन मिक्स रहता है, ग्रेन मिक्स मतलब दाने वाला जो पार्ट रहता है उसको हम कॉन्सेंट्रेट बोलते हैं। तो जब भी मेरी बातों में कॉन्सेंट्रेट आएगा तो आप समझिए कि मैं दाने से संबंधित बात कर रहा हूं। जो भी दाना है, जिसको पशु आहार भी बोलते हैं अपन अपने यहाँ, वो चीजें कॉन्सेंट्रेट कहलाती है। हे मतलब ड्राई फॉरेज, सूखा हुआ जिसमें 10% के आसपास मॉइस्चर हो, 90%, 80 to 90% जिसमें ड्राई मैटर हो, और उसको प्रिजर्व करके रखा गया हो, दैट इज कॉल्ड हे। ये कुछ टर्म्स है जो आएंगे। साइलेज, साइलेज किसको बोलते हैं? साइलेज, ग्रीन फॉडर, फर्मेंटेड ग्रीन फॉडर जिसको प्रिजर्व करके रखा गया हो, वो साइलेज कहलाता है। हेलेज, हेलेज की, साइलेज और हे दोनों के बीच की जो अवस्था है वो हेलेज कहलाती है। प्रीमिक्स, प्रीमिक्स के टर्म्स बार बार आएंगे। प्रीमिक्स यहाँ पर विकास भाई ने भी लिखा हुआ है। प्रीमिक्स, प्रीमिक्स जो है वो है क्या चीज? प्रीमिक्स, अपन प्रीमिक्स की बात करते हैं। प्रीमिक्स कुछ सप्लीमेंट्स का मिक्सचर, सप्लीमेंट का मिक्सचर अदर देन द मेन फीड। मेन फीड अपनी जगह, मेन फीड को हम कभी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। प्रीमिक्स दे रहे हैं तो मेन फीड कम कर दे नहीं, प्रीमिक्स अपना काम करेगा, मेन फीड अपना काम करेगा। उसका टीडीएन, टीडीएन की भी कुछ अपन बात करते हैं। न्यूट्रिशन वाले लोगों से कभी बात किया होगा तो लोग टीडीएन की बात करते हैं, टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स। हमारे फीड के अंदर में टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स कितने हैं, वो टीडीएन कहलाता है। कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, लिग्निन, ये काफी सारी चीजें आप लोग को मालूम होंगी, तो मैं बहुत ज्यादा नहीं दूंगा। ये बड़ी क्लासिकल फूड है। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, लैक्टेशन कर्व के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में या मीटिंग्स में या डॉक्टर्स लोगों से आप कभी मिले होंगे, तो वो लोग बताते हैं कैसा लैक्टेशन कर्व होता है। 0 डेज इन मिल्क पर जो है दूध बढ़ना शुरू होता है, धीरे धीरे बढ़ता है, अपना पीक रहता है, फिर पीक को मेंटेन करता है, फिर धीरे धीरे डाउन होना शुरू होता है। हम लोग क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है जहां पर हमको सबसे ज्यादा दूध मिलता है, जब एनिमल पीक पर रहता है और पीक को मेंटेन करता है, ये हमारा मोस्ट प्रॉफिटेबल पार्ट होता है। प्रॉफिटेबल पार्ट क्यों होता है? यहाँ हम 200 रुपए 300 रुपए रोज का बलिदाना दे रहे हो, लेकिन उससे ज्यादा कम उससे दूध मिलते हैं, तो ये हमारा प्रॉफिटेबल होता है। तो जैसा कि अरमल साहब ने भी बोला, चट्टा राय साहब ने भी बोला, इसको तो हम बहुत अच्छे से टेकन केयर करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कमाऊ दूध है, और कमाऊ दूध की तो चिंता हर आदमी करता है। तो ये हमारा कमाऊ दूध है जिसकी हम सुपर तरीके से चिंता करते हैं। इसको बढ़िया कहीं ना कहीं से लाके हरा चारा देंगे, थोड़ा बहुत निकाल करके मिनरल भी देंगे और प्रोटीनेट्स भी देंगे और बाकी सब चीजें देंगे। फिर आगे हमारा ब्रेक इवन वाला कि जहां पर खिलाना है उतना दूध मिल रहा है, तो इसको भी थोड़ा बहुत तो चल भाई, थोड़ा बहुत तो तू भी कमा के ला रहा है तो चलता रहे। ये जो वाला पार्ट रहता है हमारा, जहां हमारा एनिमल ड्राई फेज में जा रहा है, और जो ड्राई हो गया जनने के पहले वाला, ये इसको हम बिल्कुल हमारे घर का जो बेरोजगार लड़का रहता है जिसकी कोई नहीं सुनता, खाना भी उसको तू खा ले तो खा ले, नहीं खाना तो मत खा, उसे स्थिति में डाल के रखते हैं, ये वो है हमारा। जबकि हमको ये मालूम होना चाहिए कि ये इसको हम अच्छे से रखेंगे तो हमको ये मिलने वाला, नहीं तो नहीं मिलेगा, और इसको हम भूल जाते हैं। इसको साइंटिफिक भाषा में या हमारी भाषा में बोलते हैं ट्रांजिशन पीरियड। ट्रांजिशन पीरियड का हम जितने अच्छे से ध्यान रख पाएंगे वो तो, क्योंकि उसी समय में अभी क्या हो रहा है, यहां तक तो आपने ये पूरा दूध निचोड़ा, उसका अडर जो बना हुआ था वो वापस से श्रिंक हो गया। अभी ये इतना समय उसके पास बचा हुआ है जिसको 60 दिन 70 दिन का समय अपन बोलते हैं, प्रैक्टिकली 70 दिन से 80 दिन आता है, 60 दिन तो किताबों में आता है केवल। तो वो जो समय बचता है वो समय वैसा रहता है जिस समय में उसको अपना आर्डर को बनाना है, वापस से शेप में लाना है, अपनी बॉडी के अंदर में इतने रिजर्व बना के रखने हैं कि जब वो कार्विंग हो, वो बच्चा दे। 35 किलो 40 किलो का बच्चा डिलीवर करने के बाद में उसकी स्थिति ऐसी रहती है कि वो खा नहीं सकती, मजबूरी है, खाना चाहे तो भी नहीं खा सकती वो, क्योंकि कुछ समय उसकी कंडीशन फिजियोलॉजिकल कंडीशन नहीं होती, वो ज्यादा से ज्यादा खा जाए, लेकिन उसी समय उसको एनर्जी की सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है, उसी समय उसको सबसे ज्यादा दूध देना है, उसी समय वो चारों तरफ से बीमारियां भी फैली हुई, तो सब तरफ बीमारियां फैली हुई है। हमारे फार्म की स्थिति तो हमको मालूम है जैसी है, तो वो भी सब फैली हुई है, वो सब भी उसको टेकन केयर करना है। उस समय में उसकी हमको उसके पहले उसको तैयार करके रखने की हमारी जिम्मेदारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो हमको विशेष तौर पर इस पर्टिकुलर पार्ट पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। यदि हमने इस पर ध्यान दे दिया तो ये गारंटी आप मान के चलो कि आपको ये जो प्रॉफिट मिलना है ये सुपर प्रॉफिट मिलने वाला है, यहां कोई नहीं रोकना। अब आप एक छोटी सी चीज समझना, यदि मैं
ये प्रॉफिट यहाँ पर ध्यान नहीं दिया और ये प्रॉफिट वाली लाइन है, इसको सिर्फ 1 लीटर से कम कर दिया, बहुत ज्यादा नहीं, इसको सिर्फ यहाँ से कम कर दिया। तो यहाँ से कम करूंगा तो ये कर्व ऐसा बनेगा और दूध का नुकसान कितना होगा, 1 लीटर का नुकसान नहीं होगा, या 1 लीटर मल्टीप्लाई बाय 90 डेज का नुकसान नहीं होगा, 1 लीटर मल्टीप्लाई बाय 300 डेज का, ये पूरा जो एरिया है ये पूरे एरिया का नुकसान होगा हमको। तो सोचिए कितना ज्यादा नुकसान होगा। पकड़ ले, एक बॉडी कंडीशन स्कोर भी एक टर्म आ रहा है, बार बार मैंने पहले इसमें लिखा हुआ था, आपको पता नहीं था। बॉडी कंडीशन स्कोर क्या होता है, नॉर्मली पहले क्या होता देखते थे यार मेरी भैंस का जो है वजन बढ़िया है नहीं है, गाय का वजन अच्छा है नहीं अच्छा है, या अपन लोग आंखों से देख करके बोलते ना कि हेल्थ अच्छी दिख रही है। उसी हेल्थ को नापने का एक साइंटिफिक तरीका है जिसको अपन बोलते हैं बॉडी कंडीशन स्कोर। इसका 5 स्केल देते हैं, 5 स्केल में अलग अलग जगह का अपन देखते हैं कि यहाँ पर फैट कितना है, यहाँ मसल्स कितनी है, पूंछ के पीछे गड्ढा कितना है, वो सारी 5 चीजें देखते हैं, उसके हिसाब से अपन कंडीशन स्कोरिंग करते हैं, 1 2 3 4 5। ये जो समय ड्राई वाला समय है इसमें 4 बॉडी कंडीशन होनी चाहिए। 4 से ऊपर 4.5 से ऊपर हुआ तो अपन मोटी बोल सकते हैं उसको, 4 से नीचे रहा तो अपन दुबली बोल सकते हैं ड्राई पीरियड में। जो प्रॉफिट वाला पार्ट है हमारा, जिस समय वो मिल्किंग में है, ज्यादा मिल्किंग में, पोस्ट काविंग वाला पार्ट, उस समय उसकी बॉडी कंडीशन को जो 4 4.5 हमने मेंटेन की थी, आप देखिए तुरंत जैसी काविंग होगी, काविंग होने के बाद में उसकी बॉडी कंडीशन स्कोर 3.5 3 रह जाएगी, ऑटोमेटिक रह जाएगी, आप कुछ नहीं कर सकते। आप बोलो मैं 4.5 मैं 4 मेंटेन करूंगा, यदि ऐसा हुआ जन्ने के बाद में यदि 4.5 बॉडी कंडीशन स्कोर की गाय की बॉडी कंडीशन स्कोर 4.5 या 4 रही तो आप मान के चलो ये गाय मेरी दूध नहीं देने वाली है और इसको प्रॉब्लम्स आने वाली है, तय है। तो वो 3.5 बॉडी कंडीशन स्कोर आएगी, 3.5 से 3 भी बॉडी कंडीशन स्कोर आएगी जब वो पीक पकड़ेगी। अब जैसे ही 3 आई वो हमारा जो है टारगेट पॉइंट है कि 3 से 2.5 नहीं आने देना, अब 3 से मुझे ऊपर बढ़ाना चालू करना है। 3 आई, 3 के बाद में मैंने धीरे 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 उसको बढ़ाया, 3.25 आया, 3.5 आया, 3.5 के बाद में फिर वापस 4 आई, 4 के बाद में फिर वो काबिल पे आया। तो हमारा पूरा गेम 3 से 4.5 के बीच में पूरा घूमना चाहिए, 3 से नीचे नहीं आना है और 4.5 से ऊपर नहीं आना है। ये बॉडी कंडीशन इसको देख करके हमको किसी भी फीड को, किसी भी फीडिंग सिस्टम को डिजाइन करना चाहिए, जो नॉर्मली सभी जगह किया जाता है। अब जब बात कर रहे हैं अपन राशन फॉर्मुलेशन के, राशन फॉर्मुलेशन का मतलब क्या हुआ? राशन फॉर्मुलेशन का मतलब हुआ, सचिन ने एक बड़ी अच्छी बात की, टीएमआर टर्म भी आप लोगों ने सुना होगा, टोटल मिक्स्ड राशन। अभी उसको टीएमआर को भी टीएमटीआर बोलने लगे, टोटल मिक्स टोटल राशन। मतलब टोटल राशन होना चाहिए लेकिन टोटली मिक्स भी होना चाहिए। तो अभी क्या, पहले क्या होता था जब हम टीएमआर की बात करते थे, ये टीएमआर की बात मैं बोल रहा हूं 2006-7 की बात। 2006-7 में टीएमआर का कंसेप्ट तेजी के साथ फैला और बहुत सारे लोगों ने अडॉप्ट किया, इंडिया के अंदर भी टीएमआर पे आ गए लोग। फिर 2011-12 में कंसेप्ट आया टीएमटीआर का। टीएमआर में लोग क्या गलती कर रहे थे, मैंने सारी चीजें इकट्ठी करी, वो फाड़वा लिया, मिला के दे दिया, ये टीएमआर था। फिर कंसेप्ट आया ये जो टीएमआर, इट शुड बी टोटली मिक्स, मतलब मिक्सिंग जो है वो भी प्रॉपर होना चाहिए। अब मिक्सिंग देखने के लिए अपन साइंटिफिकली यदि अपन जाए तो अपन एक सीबी रेशियो देखते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस देखते हैं, अलग अलग जगह के सैंपल देख लिए, सॉल्ट या कुछ मिला लिया, उसमें देख लिया सॉल्ट सब जगह बराबर आया कि नहीं। मतलब मेरा कोई भी एक इंग्रेडिएंट, जैसे कि 10 ग्राम या 20 ग्राम या 20 मिलीग्राम कोई प्रोडक्ट को डालना है, वो प्रोडक्ट उस सारे में प्रॉपर तरीके से मिक्स हुआ नहीं हुआ, नहीं तो क्या होगा, किसी एक एनिमल को तो वो एक पर्टिकुलर पार्ट ज्यादा मिल गया और दूसरे एनिमल को पर्टिकुलर पार्ट मिला ही नहीं। तो हमको सारा मिलना चाहिए, जिसको हम टीएमटीआर बोलते हैं, और उसकी मिक्सिंग के लिए हमको स्पेशल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, जैसे डी लेवल ने बताया टीएमआर, डी लेवल है, बाकी जो भी टीएमआर आते हैं वो सारे टीएमआर वो टोटली मिक्स करते हैं उस राशन को। तो टोटल मिक्स राशन होना चाहिए। यहाँ हम अलग अलग पार्ट की अपन बात करेंगे यहाँ पर राशन फॉर्मुलेशन में। अभी हम टिपिकली बात कर रहे हैं राशन फॉर्मुलेशन। अब राशन फॉर्मुलेशन भी देखिए, जैसे अपन ने जो सबसे पहले जो लैक्टेशन कर्व देखा था, लैक्टेशन कर्व में मेरा एक पहला पार्ट था प्रॉफिट था, फिर ब्रेक इवन था, फिर लॉस वाला पार्ट था। उसी तरीके से हमारी फीडिंग भी अलग अलग होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं फेज फीडिंग। फेज फीडिंग का मतलब है फेज वन। फेज वन कौन सा हो गया? फर्स्ट 10 वीक्स आफ्टर काविंग। 10 वीक्स मतलब 2.5 महीना मोटा मोटी। पहले 2.5 महीने के काविंग, जिस समय उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, वो बढ़ते क्रम। अब हमने क्या किया, जैसे वो बढ़ते क्रम में था, यदि वहां पर हमने कहीं फीड से कंप्रोमाइज किया तो वो वहीं पे डाउन होना चाहिए, रुक जाएगा। जो कर्व ऐसे आना था वो कर्व ऐसे ना आके ऐसे रुक जाएगा। तो आपको क्या मिलेगा, जैसे कई लोगों ने देखा होगा पीक, आप लोग सब फार्मर थे, आपके यहाँ पीक कितने दिन में आती है? 40-45 डेज। बाकी लोग के सबके 45 डेज के बाद आती है। 20-25 ये गलत है, गलत है, दैट इज फॉल्स पीक। 20-25 दिन में यदि पीक आ रही है, दैट इज फॉल्स पीक, दैट इज नॉट ट्रू पीक। इट शुड कम एट 40 to 45 डेज। यदि 40 दिन पर पीक आ रही है, मतलब वो सही जगह पर पहुंचा है, ये 40 दिन टच की होगी। लेकिन यदि 20 दिन आ गई तो वो ऐसे,
अपन ने जिसको पीक माना दैट इज नॉट पीक, दैट इज फॉल्स पीक, और उसने वहीं से गिरना शुरू हो गया। तो जो 20 दिन से 40 दिन के बीच का जो समय था वो मेरा कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं था, इसलिए मुझे अगली पीक नहीं मिलनी चाहिए, वो और ऊपर जानी थी। जैसे मान लो पीक आप मानते हो 25 लीटर पीक मिली गाय की, तो हो सकता है वो 27 या 28 लीटर देने वाली हो, जिसने 25 दिया और 25 से ही वो रिवर्स दिया जाएगा, उसको 28 तक जाना चाहिए, 40 दिन पर पीक मिलनी चाहिए। उसके लिए अपना फेज 1 की फीडिंग होती है, दैट इज इंपॉर्टेंट फीडिंग। उसके बाद होती है हमारी फेज 2 की फीडिंग। उसके 2.5 महीने जब उसने पीक ले लिया, अब उसको पीक को मेंटेन करना है। 90 डेज तक हमको कोशिश करनी चाहिए पीक जो है उसकी मेंटेन रहे, लगभग 70 दिन तक मेंटेन रहती है, दैट इज ओके, बट 70 to 90 डेज उसको मेंटेन रहना चाहिए। उसके लिए सेकंड फेज की फीडिंग आती है। फिर क्या हुआ कि अब गिरना शुरू हो गया, लेकिन गिरा इसके बीच में जब फर्स्ट फेज की फीडिंग हमने उसको करी, पहले 100 डेज में फीडिंग करी, उस 100 डेज में हमने फीडिंग पे बात कर रहे हैं, हम न्यूट्रिशन पे, मिल्किंग पे बात कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ उसमें एक चीज और जोड़ दी, वो क्या, रिप्रोडक्शन। क्योंकि पहले 100 दिन के अंदर ही उसको इंसेमिनेशन होना था या नेचुरल सर्विस होनी थी, और उसी समय उसके पेट में बच्चा रहना था, यानी उसको प्रेग्नेंट हो जाना था। अब क्या हुआ, हमारी जिम्मेदारी यहां पर बढ़ गई। क्या बढ़ गई जिम्मेदारी? पहले जो फेज 2 तक था वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी हमको, क्योंकि हम उसको इतना दे रहे थे कि वो दूध भी दे रहे, और जो बच्चा है उस समय उसकी ग्रोथ पहले 4 से 8 हफ्ते में बच्चे की ग्रोथ उतनी ज्यादा नहीं होती, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, चल जाता है। लेकिन अब हमारी जिम्मेदारी बढ़ गई कि अब हमको क्या करना, 3 लोगों को खिलाना है। पहले हम 2 को खिला रहे थे, अब हमको 3 को खिलाना है। पहला प्रोटोजोआ का खिलाना है, अंदर जो बैक्टीरिया प्रोटोजोआ है रूमेन का, दूसरा जानवर को खिलाना है, दूध जिससे लेना, और तीसरा उसके पेट के अंदर जो बच्चा है उसको खिलाना है। तो अब 3 लोगों को खिलाना है। तो ये तीसरे फेज की फीडिंग जो है हमारी, वो और प्रिसाइज हो गई, बहुत अच्छी फीडिंग हो गई। हालांकि यहां पर चूंकि दूध कम हुआ हमारा, तो हमारी फीड कॉस्ट थोड़ी सी कम हो गई। और फोर्थ फीडिंग हुई हमारी ड्राई पीरियड की फीडिंग, जहां पर की आखिरी के वीक में, जहां पर की बच्चे को सबसे ज्यादा तेजी से, 8वें महीने में बच्चा सबसे तेजी से बढ़ता है, और सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेज 8वें महीने में जाकर के होते हैं, चाहे आदमी का बच्चा हो चाहे जानवर का बच्चा हो, जितने भी 9 महीने वाले बच्चे होते हैं उनमें 8वें महीने, 8 से 9 महीने में सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेज होते हैं। इसीलिए कभी भी आपने देखा यदि 8 महीने का बच्चा रहता है तो उसको जॉइंटिस ज्यादा रहती है, आदमी के बच्चे में भी, एनिमल के बच्चे में। तो वो फिजियोलॉजिकल चेंजेज के लिए हमको उस प्रकार से उसको न्यूट्रिशन देना पड़ता है, जो कि हमको लास्ट फेज ऑफ ड्राई पीरियड में, या ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज हम किसको बोलते हैं? ट्रांजिशन फेज बोलते हैं 100 डेज। अभी एक नया टर्म निकला, इंटरनेशनली जब हम बात करते हैं तो इंटरनेशनली हम बात करते हैं 100 डेज कॉन्ट्रैक्ट फीडिंग। 100 डेज कॉन्ट्रैक्ट फीडिंग का मतलब होता है 28 डेज हम पहले लेते हैं और 72 डेज बाद में लेते हैं, दैट इज कंप्लीटली 100 डेज। ये 100 डेज कॉन्ट्रैक्ट फीडिंग। कॉन्ट्रैक्ट फीडिंग मतलब जैसे हमने किसी एक चीज के लिए ठेका दे दिया, वैसे उस ठेके पे उसकी फीडिंग होनी चाहिए। ये 100 दिन यदि हमने कवर कर लिए तो उससे हमको फायदा क्या होगा? प्रॉपर पीक मिलेगी, लंबे समय तक पीक मेंटेन होगी, सही समय पर एनिमल हीट में आएगा, सही समय पर एनिमल कंसीव करेगा, एनिमल कंसीव करने के अलावा नेक्स्ट उसकी साइकिल परफेक्ट मैनेज होगी। दूसरा, वो बीमारियों से बचा रहेगा, उसको मेस्टाइटिस नहीं होगा, उसको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा पार्ट होता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में क्या हो गया? मिल्क फीवर हो गया, कीटोसिस हो गई, रिटेंशन ऑफ फीटल मेम्ब्रेन यानी जिसको आरओपी बोलते हैं, प्लेसेंटा जेल रोकना जिसको बोलते हैं, वो हो गया। ये सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स नहीं होंगे। अभी काफी सारे फार्मर्स को, ये मेरी अपनी जानकारी है, आप लोग का हो सकता है स्टेटस ऊपर हो, ये मेरी जानकारी है, बहुत सारे फार्मर्स को मालूम नहीं रहता कि उनकी गाय को कीटोसिस हुआ है। ये फार्मर को मालूम होना चाहिए, डॉक्टर को लाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आप लोग कीटोसिस को पहचानना आपको आना चाहिए। कुछ नहीं होता, एक सिंपल से एक छोटी सी स्ट्रिप आती है, डायस्ट्रिक बोलते हैं, वो उसको बायर के द्वारा प्रोड्यूस होती है। कीटोसिस यूरिन में आप चेक करो तो पता चल जाता है कीटोसिस हुआ नहीं हुआ। वो हर गाय का, हर जानवर का चेक होना चाहिए। और एक मिल्क फीवर, मिल्क फीवर आप कब बोलते हैं जानवर को? जब वो हिलने लगता है, बैठ जाता है। मिल्क फीवर तो उसके पहले की कंडीशन है, दैट इज कॉल्ड डाउनर काउ सिंड्रोम। जब वो बैठ गया, दैट इज डाउनर काउ, मिल्क फीवर नहीं। मिल्क फीवर हो चुका रहता है उसको, ये तो उसके बाद की स्टेज आ गई। आपको कब पकड़ना है? मिल्क फीवर। अब मिल्क फीवर में पकड़ना है, नहीं पकड़ो, मिल्क फीवर के पहले पकड़ो। प्रिवेंशन इज ऑलवेज एंड ऑलवेज बेटर देन क्योर। अब उसके पहले कैसे पकड़ो? जब जानवर मेरा स्वस्थ है, सब कुछ अच्छा है, तो मैं पहले कैसे पकड़ सकते? छोटा सा टूल है, पीएच स्ट्रिप आती है मार्केट में, आप एक पीएच स्ट्रिप लेकर के रखो। जन्ने के ठीक 1 सप्ताह पहले जानवर के पेशाब लो और पेशाब का पीएच निकालो। आप उसका पीएच यदि 7.5 के ऊपर है, 7, 7.5, 8 है, तो आप मान के चलना मेरे यहां सब क्लिनिकल मिल्क फीवर की प्रॉब्लम है। और उसका पीएच यदि 6 से 7 के अंदर है तो आप बढ़िया तान के सो, मेरा न्यूट्रिशन अच्छा चल रहा है। ये बड़ा बेसिक टूल है, बहुत छोटा टूल है, जो डॉक्टर लोग शायद नहीं बताते,
बताते होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं बताते होंगे। सर कीटोसिस के लिए कौन सी बता रहे थे? डायस्टिक आती है, डायस्टिक बोलते हैं अपन, बायर का ब्रांड है, बायर देता है सबसे ज्यादा उसी का। मेरे ख्याल से किसी भी मेडिकल स्टोर वाले के यहाँ मिल जानी चाहिए, ह्यूमन वाले के यहाँ भी मिल जानी चाहिए, ह्यूमन वाले के यहाँ मिल जानी चाहिए। और यदि मान लो नहीं मिलती है, किसी कारण से नहीं मिलती है, तो आप कोई भी अच्छा मेडिकल वाला, जैसे लक्ष्मी मेडिकल वगैरह, आप इसको बोलो मेरे को डायस्टिक मांगे देते कीटोन की, वो मांगा, क्योंकि वो बायर वाले से उनके साथ कॉन्टेक्ट रहता है इजीली। मेरे ख्याल से कुछ समय बाद में विकास भाई ये चीज भी आप लोग को मेरे ख्याल से छोटी छोटी आइटम्स है, ये सब प्रोवाइड कराया जाना है। काफी यूजफुल आइटम। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपने, इसलिए बोल रहा हूं मैं कि ये मुझे आपका ये शब्द बहुत अच्छा लगा, ये सॉल्यूशन दे रहे हैं। कीटोसिस के बारे में यहाँ डॉक्टर्स लोग ज्यादा बताता ही नहीं है, नहीं कोई नहीं बताता, बताते ही नहीं, बात ही नहीं होता है। और कीटोसिस पहचानना इतना, आनंद भाई कीटोसिस पहचानना इतना आसान है, गाय के मुंह के पास में खड़े हो जाओ, मीठी स्मेल आती है, मीठी जैसे मोलेसेस की स्मेल आती है, बस ऐसी स्मेल आएगी, मतलब गाय। लेकिन वो कब आई, क्लिनिकल कीटोसिस। मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं डॉक्टर बुलाने की बात नहीं कर रहा हूं। हम लोग को सर डॉक्टर गुप्ता जी जो हमारे सीनियर है, हमारे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट रहे कॉलेज के, हमारे से बहुत सीनियर हैं सर। हमको कॉलेज में डिग्री जो मिलती है वो मिलती है BBSc एंड AH उसमें जुड़ा रहता है, मतलब बैचलर ऑफ वेटनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री। हमको एनिमल हस्बेंड्री पढ़ाया जाता है, और हम जब फील्ड में आते हैं, सॉरी टू से सर, लेकिन जब हम फील्ड में आते हैं तो हम उस AH को निकाल के फेंक देते हैं और सिर्फ BBSc पर काम करते हैं। आपका गाय बीमार हुई, आप मेरे को बुलाओगे, मैं आऊंगा, दवाई लगाऊंगा, इंजेक्शन लगाऊंगा, पैसा लूंगा, नमस्ते करूंगा, निकल। मैंने AH भी पढ़ा हुआ है, मेरी जिम्मेदारी AH की भी बनती है, और ये दोनों तरफ से जिम्मेदारी। मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, आलोक भाई आप लोगों से बात कर रहे थे, दोनों तरफ से जिम्मेदारी, सिर्फ डॉक्टर की जिम्मेदारी नहीं, आप फार्मर की भी जिम्मेदारी है। मैं बोलता हूं आपका जानवर जब बीमार होता है, आप तब डॉक्टर को क्यों बुलाते हो? कभी जानवर से मैनेजमेंट डिस्कस करने भी बुलाओ, कभी चाय पे बुलाओ उसको कि आओ डॉक्टर साहब, बैठते हैं अपन, चाय पीते हैं, उसके बाद आप चार्जशीट पूछो, बता के जाएगा वो, क्योंकि उसको मालूम है, डॉक्टर को सब मालूम है, लेकिन आपने उसको वो पूछने के लिए नहीं बुलाया, और उसके पास इतना समय नहीं है कि वो आपके पास आकर के बताए। और खास करके यदि गवर्नमेंट डॉक्टर है तो समय बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो अपने साथ में बेचारा इतनी मोटी फाइलें लेकर चलता है, जिन फाइलों पर उसको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। क्योंकि मेरे बहुत सारे मित्र, मेरे जूनियर, मेरे सीनियर सब गवर्नमेंट में, मैं बहुत अच्छे जानता हूँ बेचारे कितने तकलीफ पाते हैं, तो आपको उनको बुलाना पड़ेगा, तो वो आपको ये सारी चीजें बताएंगे। सॉरी बहुत मैं थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो अपन इसकी बात कर रहे थे, अब एक बार उसका नाम बताइए, मेरी फीवर टेस्टिंग में क्या उस चीज पीएच निकालने की, सिंपल पीएच जो अपन एसिड या बेस निकालने के लिए जो यूज करते हैं ना, वो किसी भी साइंटिफिक की दुकान पे, किसी भी मेडिकल की तो ऐसा नहीं मिलेगी, साइंटिफिक स्टोर की किसी दुकान पे। बल्कि मेरे ख्याल से जो कंपनियां मैस्टाइटिस का ट्रीटमेंट बेच रही होंगी वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड भी करेंगे। वही स्ट्रिप है, लाल रंग आ रहा है मतलब पीएच डाउन है, हरा रंग आ रहा है मतलब पीएच प्लस है। यूरिन चेक कर लो, हरा नहीं आना चाहिए, हल्का सा गुलाबी लाल रंग आना चाहिए, उतना पीएच यूरिन का चाहिए मतलब चाहिए, नहीं है मतलब डी कैट बैलेंस नहीं है, ठीक है। वो फिर एक अलग स्टोरी है, हम उस पर बात करेंगे। अभी अपन बात कर रहे हैं, मैंने अभी बोला TMTR की या TMR की बात कर रहे हैं अपन। एक चीज बड़ा सिंपल सा है, कैन बी कंप्लीट राशन विदाउट फॉरेस्ट? इज इट पॉसिबल कि मैं सिर्फ और सिर्फ रोटी खाऊंगा, सब्जी नहीं खाऊंगा, या सिर्फ और सिर्फ चावल खाऊंगा, दाल नहीं खाऊंगा? इज इट पॉसिबल? नहीं। मेरे पास लोग आते हैं कि सब 5000 एनिमल का फार्म डालना है, डी लेवल उन्होंने सजेस्ट किया है, डी लेवल वाले छोटे मोटे सजेस्ट करते हैं 10,000 गाय का फार्म डालना है, डी लेवल ने सजेस्ट किया। नहीं आते हैं सर, हम क्या करें, आते हैं हमारे पास। उल्टा हमें सर ज्यादा खुशी होगी, वो 5000 वालों को हम 50 पे लेके आए तो ज्यादा खुशी है। तब तो होगा, आते हैं तो शर्मा सर के साथ पास भेज देते हैं, वही निपटा लेते हैं। लेकिन मेरे पास ऐसे फार्मर आते हैं, मेरे पास ऐसा फार्मर आता है, ये कोई इंटरप्रेन्योर आता है, वो मेरे से पूछता है, तो मैं उसको बोलता हूँ कि सर फॉरेस्ट कल्टीवेशन के लिए कितनी लैंड रखी है आपने? बोला नहीं ये तो लैंड नहीं है हमारे पास, तो मेरा फार्म मत डालो, आप इंडस्ट्री डालो, आप राइस मिल डाल लो, आप कुछ दूसरी इंडस्ट्री डालो, अच्छा रहे। फॉरेस्ट यदि आपके पास नहीं है तो आप डेयरी नहीं कर सकते, यदि कर रहे हो तो आप अत्याचार कर रहे हो, और बहुत बड़ा अत्याचार कर रहे हो। कैसे? अभी राय साहब ने इतनी बढ़िया चीज बताई आपको सारा के बारे में। सारा जो है वो किलिंग इफेक्ट है एनिमल के लिए, किलिंग इफेक्ट जिसको अपन बोलते हैं। हमारे पेट में भी एसिडिटी हमेशा बनी रहे, हमेशा पेट जलन करता रहे, हमेशा खट्टी डकार आती रहे, आपको बोलूंगा परफॉर्मेंस दो, कहां का परफॉर्मेंस दोगे? सुबह शाम दिन भर यूनो खाते रहो, डाइजिन खाते रहोगे, डॉक्टर
लाहौटी के चक्कर लगाते रहोगे, मिलना कुछ नहीं है। हमको उसको बेसिक रीजन को समझना होगा कि एसिडिटी क्यों होती है। यदि हमको एसिडिटी होती है तो हमको मालूम है स्पाइसेस फूड खाने से होती है। मैं समोसा बाहर खा लेता हूँ, मेरे को एसिडिटी होती है, मुझे मालूम है, तो मैं अवॉइड करता हूँ, समोसा नहीं खाऊंगा चाहे कुछ हो। या बढ़िया स्पाइसी कोई फूड खा लिया तो मुझे मालूम है एसिडिटी, कई लोगों को मिल्क से भी एसिडिटी होती है, तो अपन उस चीज को अवॉइड कर देते हैं। लेकिन जानवर के साथ हम ऐसा नहीं करते, हमको मालूम है उसको एसिडिटी होगी, परेशान है बेचारा, दुखी है, तकलीफ है, लेकिन वो दुखी तकलीफ कब समझ आएगी उसकी, जब वो मरेगा और उसका पोस्टमार्टम करेंगे और राय साहब उसका फोटो खींच करके आपको दिखाएंगे कि रूमेन ऐसा दिखता है एसिडिटी। उसके पहले तो हमको समझ नहीं वो एसिडिटी क्यों हो रही है, वो सारा क्यों हो रहा है। वो हो रहा है कि विदाउट फॉरेज वी आर गिविंग ओनली एंड ओनली कॉन्सेंट्रेट डाइट, और फॉरेज में दे रहे हैं तो क्या दे रहे हैं, 100% अनडाइजेस्टेबल फूड विच इज यूज्ड वर्ल्ड वाइड फॉर ब्रेडिंग पर्पज ओनली, दैट इज राइस स्टार पैरा, जो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ बिछाने के काम में उपयोग में लाया जाता है, खिलाने के काम में कहीं उपयोग में नहीं लाया जाता। मजबूरी है, मजबूरी है। मजबूरी क्यों है, क्योंकि हमने बना के रख लिया, हम सीखना नहीं चाहते, आगे करना नहीं चाहते, करने को तब किया जा सकता है। हमारे क्षेत्र में सब कुछ होता है, क्या नहीं होता, सब मिल सकता है। यदि हम उन्हें डेयरी फार्मर के लिए हम 1 लाख की, आनंद भाई 1-1 लाख रुपए की गाय आ रही है, 1-1 लाख रुपए की गाय खरीद सकते हैं, तो क्या 1 एकड़ पर हम चारा नहीं लगा सकते? ये अच्छा लगा मेरे को, विकास भाई ने मुझे को बताया, ये भी मैंने पढ़ा है इसको। मक्का साइलेज, हरा चारा हर समय हर जगह, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है और बहुत अच्छी चीज है। छोटे छोटे बैग, हमारे यहाँ बड़े बैग बनते हैं, हम लोग साइलेज बनाते हैं, हर साल बनाते हैं लोग, और 12,000-15,000 टन के आसपास साइलेज बनाते हैं, और 200-200 टन के बैग होते हैं। तो यहां से लेकर वहां तक का ऐसा पूरा टनल रहता है पूरा बैग का, उसको कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, वो सिर्फ हम इन हाउस अपने घर के लिए बना सकते हैं। उसको बनाने के लिए हमने जो मशीनरी और वो कॉस्ट लगाई, दैट कम्स इनटू करोड़। वो किसी भी फार्मर के लिए फिजिबल नहीं है, क्योंकि आप जो भी पैसा लगाने वाले हो एज ए पार्ट ऑफ बिजनेस, वो उसी बिजनेस में से निकालने वाले हो, घर से बेच करके, जेवर बेच करके पैसा लगाने वाला कोई नहीं है, और लगाना भी नहीं चाहिए। तो आप उस बिजनेस में से जितना पैसा निकाल सकते हो उतना ही पैसा आप बिजनेस में लगाओ, सीधी सी बात। तो ये जो चीजें, चूंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, ये छोटे छोटे बैग है, कितना 500 किलो का बैग होगा, 400 किलो, 60 किलो का भी बैग अवेलेबल है, 60 किलो का भी बैग अवेलेबल है। ये देखो, इससे अच्छी बात और क्या होगी। एनीथिंग, यदि ये अच्छी चीज अवेलेबल है, जो कि क्वालिटी मैं बोल रहा हूं 100% अच्छी नहीं होगी, मुझे नहीं मालूम, मैंने देखी नहीं, 90% भी अच्छी है, तो आपके लिए वो 100% से ज्यादा है। जिनके पास में हरा चारे के रूप में कुछ नहीं है, उससे अच्छा कुछ नहीं है। और ये छोटा सा बैग है, आपने 10-20 बैग मंगा लिए, 50 बैग मंगा लिए, क्यों मंगाओ 10-20, मतलब एक गाड़ी मंगाओ ढंग दो, ये खराब होने की चीज नहीं है। जब तक आप इसको ओपन नहीं करते हो, यदि आप ओपन करते हो तो 3 दिन के अंदर अंदर उसको फिनिश करते हो, मैक्सिमम 3 डेज, और ओपन नहीं करते हो तो आप 3 साल नहीं 30 साल तक पड़े रहते हो कुछ। मैंने वियतनाम में एक फार्म देखा, बहुत बड़ा फार्म बन रहा है वियतनाम में, 50,000 गाय एक जगह में, 50,000 गाय बियर में, 50,000 गाय एक जगह में। आप सोचो, इमेजिन करो साला कैसा फार्म बन रहा है। मतलब जहां नजर जाएगी आपको वहां गाय, मतलब गाय ही नजर आएंगी और कुछ नजर नहीं आने वाला। उन्होंने फॉडर प्रोडक्शन एरिया भी लंबा चौड़ा बनाया हुआ है। उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट से जमीन को, एक्चुअली फार्म गवर्नमेंट का और एक बैंक है कोई, उनकी सीईओ उनका ज्वाइंट वेंचर है। इजराइल की पूरी टीम उस फार्म को बिल्डअप कर रही है, पूरी टीम उस फार्म को बना रही है। वहां पर मैंने देखा वो गेहूं का भूसा जो रहता है, वो गेहूं के भूसे की बेल ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, किसी के पास हो तो एक्सपोर्ट कर सकते हो। वो बेल ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट कर रहा है, जबकि उनके पास नहीं है। वो बर्मुडा ग्रास लगा रहा है, जैसे नेपियर होती है अपने ना, उसी टाइप की बर्मुडा ग्रास होती है, वो बर्मुडा ग्रास लगाई हुई है, बर्मुडा ग्रास का साइलेज बना रहा है। और ये साइलेज जो है वो ये नीदरलैंड से इंपोर्ट कर रहा है, स्वीडन से अल्फा का हे इंपोर्ट कर रहे हैं। आपको मालूम है कॉस्ट क्या पड़ता है? उनसे ऐसे पूछा, गेहूं भूसे की कॉस्ट, आज की बात नहीं कर रहा हूं, 3 साल पुरानी, 3 या 4 साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं। उस समय गेहूं भूसे की कॉस्ट जो उनको वहां पड़ रही थी, वो पड़ रही थी अपने रुपीज टन में 12 रुपए किलो गेहूं भूसा। साइलेज की कॉस्ट पड़ रही थी उनको 16 या 17 रुपए किलो, और हे अल्फा हे की कॉस्ट पड़ रही थी 28 रुपीज केजी। स्टिल दे आर मैनेजिंग और दे आर हैप्पी टू। कॉस्ट किसी चीज के ऐसे मत देखिए आप। यदि मैं कोई इंग्रेडिएंट खरीदता हूं, कुलकर्णी साहब ने बोला 30 रुपए किलो इनका मटेरियल है, मत देखिए 30 रुपए का मटेरियल या 50 रुपए का मटेरियल। आप बैलेंसिंग करो, आप इनके मटेरियल को उठा के अपने फार्मुलेशन में डालो। यदि इनका 50 रुपए का फार्मूला चिकी का रॉ मटेरियल
आपको न्यूट्रिटिव वैल्यू के बाइस से और आपका कंप्लीट फार्मुलेशन के टाइम में आपका दाना 20 रुपए का, 15 रुपए का, 17 रुपए का, 22 रुपए का बनाता है, तो यू मस्ट बी हैप्पी। यदि मुझे 50 रुपए किलो की अच्छी चीज मेरे रेट में मेरे को कवर करके दे रही है तो मेरे लिए अच्छा है। लेकिन हम क्या करते हैं, 20 रुपए का तो हम दाना बना रहे हैं, वो खिला रहे हैं, उसके ऊपर हमने 30 रुपए की एक चीज और डाल दी, फिर हम बोल रहे हैं अरे यार ये तो यार एक्स्ट्रा पैसा लग गया यार, मजा नहीं। ऐसा मतलब डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया बोला, आप बैलेंसिंग करो ना, आप एज ए रॉ मटेरियल यूज करो, आप एज ए कंप्लीट फीड यूज मत करो, आप एक रॉ मटेरियल मानो उसको। और रॉ मटेरियल के तहत आपने फार्मुलेशन, आप जिससे भी फार्मुलेशन कराते हो या जिससे भी फीड खरीदते हो, फार्मुलेशन आप कराओ, प्रोफेशनल से कराओ। एक फार्मुलेशन कराने की कॉस्ट दुनिया के दूसरे, हिंदुस्तान के दूसरे कंट्री और हिंदुस्तान दोनों की बताता हूं। हिंदुस्तान के दूसरी कंट्री की यदि बात करें, इटली की बात करो, बफेलो सबसे ज्यादा, इटली मेपल एरिया, वहां पर बफेलो बहुत है और वो चीज बनाते हैं, बहुत शानदार सुपर चीज बनाते हैं, मोज़रेला चीज। अपने यहाँ मोज़रेला चीज कौन सा आता है जो वो पिज्जा में डाल के खाते हैं, वो जो ऐसा खींचता है, वो मोज़रेला नहीं, वो एक ऐसा अंडे टाइप का मोज़रेला रहता है। वो चीज यदि अपने यहाँ मार्केट करते हो तो साला दूसरे दिन वो आदमी आत्महत्या कर ले जो फैक्ट्री डाले, तो कोई खा नहीं सकता अपने, वो टेस्टी नहीं है। वो चीज के लिए वहां भैंसा पाली जाती है और 2-2, 3-3 हजार, 4-4 हजार के भैंस के फार्म है, जबरदस्त फार्म है, बहुत शानदार फार्म है, साइलेज खिला रहे हैं, सब खिला रहे हैं वो लोग और बहुत हैप्पी है वो लोग, मजा आ रहा है उनको। तो वो सारी चीजें वो लोग भी क्या कर रहे हैं, एज एडिटिव, एज ए फीड, वो सारी चीजें उसमें मिला रहे हैं, वो मिला करके राशन बैलेंसिंग करा रहे हैं। वहां एक फार्मुलेशन की कॉस्ट है, इंडियन रुपीज में मैं बात करूं तो वन फार्मुलेशन इज कॉस्टिंग अप्रॉक्स 2 लाख रुपीज। 2 लाख रुपए का एक फार्मुलेशन बनवाते हैं वो एक्सपर्ट, और वो एक जो पैसा खर्चा कर रहे हैं ना, ये रिटर्न है। यदि आपने मान लो एक मेरी गाय 20 रुपए किलो का आप जो दाना बना रहे हो, वो 20 रुपए किलो के दाने से मान लो 20 लीटर दूध दे रही, मान लो फॉर एन एग्जाम्पल। अभी वही 20 रुपए का या 22 रुपए का दाना, 20 रुपए का भी नहीं, 22 रुपए का दाना बना के दिए किसी एक्सपर्ट ने, 2 रुपए बढ़ा दिए, सबसे पहले आप गाली दोगे, साला मैं 20 का बना लो तो तूने 22 का बना दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, 22 का तो खिला दो, लेकिन मेहनत कर, थोड़ी कलेजा बड़ा करके खिला दो कुछ दिन। अब वो जो 20 लीटर दे रही थी उसने 25 दे दिया और आपके जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गए। मेस्टाइटिस नहीं हुआ, उसको मिल्क फीवर नहीं हुआ, कीटोसिस नहीं हुआ, डॉक्टर को बुलाने 5 बार डॉक्टर आता था, मेरे यहाँ 2 बार आने लग गया। आप कैलकुलेट करो, डेयरी फार्मिंग शुड टेकन एज ए बिजनेस और एक बैलेंस शीट बननी चाहिए कि मैंने कितना खर्चा किया और मुझे कितना हुआ, ना कि ये कि मैंने 20 का खिलाया 40 में लग निकला। बिजनेस सेंस में जब आप इस सेंस में लेकर के काम करते हो तो वो आपकी कॉस्ट वसूल होती है। हिंदुस्तान में कुछ अच्छे एक्सपर्ट लोग जो फार्मुलेशन करते हैं, राशन फार्मुलेशन करते हैं, आपके फार्म पे आते हैं, आपकी कंडीशन देखते आते हैं, राशन फार्मुलेशन करते हैं, वो 1-1 लाख रुपए ले रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं और लोग दे रहे हैं। पंजाब में लोग हैं देने वाले, वो दे रहे हैं, इजीली दे रहे हैं, ये उनको बेनिफिट मिलता है। अल्टीमेट मेरा एम क्या है, अल्टीमेट मुझे बेनिफिट मिलना चाहिए। मैं मारुति 800 भी खरीद सकता हूँ और मर्सिडीज भी खरीद सकता हूँ। मर्सिडीज में यदि कंफर्ट मिलेगा तो मैं कभी, मेरे को नहीं लगेगा कि मैंने कॉस्ट ज्यादा दी, निकल रहा, ओके थैंक यू, तो मैं कभी भी मुझे नहीं लगेगा कि कॉस्ट ज्यादा दी। तो आपकी अपनी सोच आप बढ़ाइए और उस सोच पे आप काम करिए। हम बात कर रहे हैं कि ये हमने बात करी ली ऑलरेडी, मैं इसको फटाफट इसके कर देता हूँ। अल्टरनेट फॉडर का जो अल्टरनेट है वो फॉडर का, यदि अपने पास लैंड नहीं है, पानी नहीं है, सबसे बड़ी समस्या छत्तीसगढ़ में पानी की, आदमी के लिए पानी नहीं, जानवर के लिए पानी नहीं, फॉडर के लिए कहां से लाए, तो फॉडर नहीं उगा सकते तो खरीद लो। विकास भाई बेच रहे हैं, देख लो क्या रेट बनता है, सेटिंग कर लो। साइलेज बैग यही है कि इस टाइप के बैग रहते हैं, बड़े अच्छे बैग रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जब मंगाओ बोलो खिलाओ 3 दिन के अंदर अंदर। लेकिन रिक्वेस्ट है बॉस, साइलेज बैग जब भी आप ओपन करेंगे आप अपना कैलकुलेशन कर लीजिए पहले, एनिमल का मुझे कितना लग रहा है, मल्टीप्लाई बाय 3 करिए, उतना केजी का बैग मंगाइए। और एनिमल कितना 10 किलो से लेकर के 40 किलो तक आप पर एनिमल दे सकते हो। 12 लीटर या 13 लीटर का कोई जानवर है, उसको आप सिर्फ साइलेज दीजिए, दाना देने की जरूरत नहीं है। एक साइलेज दीजिए और प्रीमिक्स दीजिए, नो दाना, नो कंसंट्रेट इज रिक्वायर्ड, नो कंसंट्रेट। 12 लीटर तक कंसंट्रेट की जरूरत है। 12 लीटर पे हम लोग अपने यहाँ, हम अपने फार्म में 12 लीटर पे एनिमल को ड्राई करते हैं, वहां पर कॉन्संट्रेट देने की जरूरत नहीं। 12 लीटर के ऊपर यदि एनिमल दे रहा है तो आप कॉन्संट्रेट दीजिए साइलेज के साथ। अभी आप क्वेश्चन अपने दिमाग में आपका कैलकुलेशन चालू होगा, आप लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन लोग, तुरंत चालू हो गया तो वो आप कैलकुलेशन देखोगे तो आपको ये सस्ता पड़ेगा। यदि साइलेज बैग आते हैं, साइलेज ये ऐसा रहता है, साइलेज मक्के को काटते हैं, बढ़िया बारीक बारीक काटने के बाद उसको फर्मेंट करते हैं। हमने एक स्टडी की थी, फ्रेश ग्रीन लिया हमने कॉर्न, मक्का, और साइलेज लिया कॉर्न, दोनों को लिया, दोनों की डाइजेस्टिबिलिटी निकाली हमने, इन विवो निकाली और इन विट्रो निकाली। इन विवो में हमने क्या किया, गाय के पेट में छेद किया,
छेद करने के बाद में उसमें एक ढक्कन लगा, एक बैग आता है, उसको रूमन बैग बोलते हैं, वो बैग लगा और उसके अंदर में थैली डाल करके उसको डाला, उसके बाद में उसकी निकाली, कितना % डाइजेस्ट हुआ। आप बिलीव नहीं करेंगे, सेम क्रॉप, एक ही समय एक ही जगह की क्रॉप का हमने फ्रेश ग्रीन खिलाया तो उसकी डाइजेस्टिबिलिटी थी 62% फ्रेश कॉर्न की। और जब हमने उसी क्रॉप का साइलेज बना दिया, कुछ नहीं किया, कोई एडिटिव नहीं डाला साइलेज में, आजकल वो साइलेज सेवर और फलाना निकाला बहुत सारी चीज डालते हैं, हमने कुछ नहीं डाली, हमने बनाया, बनाने के बाद उसकी डाइजेस्टिबिलिटी दैट कम्स 84%, 62 और 84%, 62 और 84%। जब आप फॉर्मुलेट करते हो, जैसे हमने एक टर्म दिया एमई या टीडीएन का टर्म दिया, यदि आप इसमें ले रहे हो एमई 2.1 मेगा कैलोरी पर केजी ले रहे हो, अब आप उसकी डाइजेस्टिबिलिटी 64, 2.1 का 64 कर दो, उतना मिला आपको, और वहां पर 84 है, 2.1 उसकी भी ले रहे हो, 2.1 मल्टीप्लाई बाय 84 कर दो, तो यहां पर एनर्जी आपको किसमें ज्यादा मिली, ऑटोमेटिकली एनर्जी इंप्रूव हो गई ऑटोमेटिकली। जैसे सामने बताया, प्रोप्यूनेट प्रोपोर्शन के कारण एनर्जी इंप्रूव हो गई, तो इट्स अ साइंस। छोटा सा एक रोल था, उसने वो रोल निभाया, उससे आपका जो है देखो एनर्जी इंप्रूवमेंट कितना बढ़िया बना था। तो सेम वही कंडीशन है कि साइलेज हमको कैसे इंप्रूव कर रहा है फ्रेश ग्रीन के ऊपर। कॉस्टिंग देखना जरूरी है, यदि फ्रेश ग्रीन की अवेलेबिलिटी जब हमारे पास है और कॉस्टिंग यदि सेव होती है तो हम फ्रेश ग्रीन खिलाएं, कॉस्टिंग देखना जरूरी है। कॉस्टिंग यदि हमको लगता है कि हाँ 10-20 पैसे ज्यादा दे करके भी हमको यदि साइलेज खिलाने में मजा आ रहा है तो बिल्कुल साइलेज खिलाओ। दूसरी चीज, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा ले रहा हूँ भाई, सॉरी यार, बहुत जहां मजा ना आए वहां रोकते हैं। मैं तो चाहूंगा वो स्टॉप वॉच ही बंद कर दिया। अरे नहीं नहीं, बहुत जहां मजा ना आए वहां मना कर देना, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल सिंपल बात कर रहा हूँ। मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम बॉस, मैं टॉपिक से बहुत जल्दी हट जाता हूँ, क्योंकि अपन बेसिक प्रॉब्लम जो रोजमर्रा की प्रॉब्लम जिससे अपन 2-4 होते हैं उनका अपन बात करें, टॉपिक तो फ्लाइट तो क्या होती है वो सब देखने के लिए करने के लिए रहती है। मैं बात कर रहा था, कॉस्ट की बात कर रहा था, यदि 10-20-25 पैसा देकर के एक्स्ट्रा देकर के भी यदि हमको लगता है कि साइलेज खिलाने में फायदा है। पहली चीज फायदा क्यों है कि जानवर को कोई भी फीड है साल भर एक जैसा फीड मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि साल भर एक जैसा प्रॉफिट चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए कि 3 महीने मेरे को जरा 2 रुपए एक्स्ट्रा दे दे और 4 महीने 5-4 रुपए मालिक कर देंगे। सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिजनेस सबसे इंपॉर्टेंट। डी लेवल का मेरे ख्याल से लोगो भी है आपका पंचलाइन में ना, सस्टेनेबल फार्मिंग। सस्टेनेबल फार्मिंग चाहिए, सस्टेनेबल बिजनेस। सस्टेनेबल बिजनेस का मतलब साल भर हम उसको एक जैसा खिलाएं। ये रिसर्च, ये ट्रायल कहीं और के क्यों नहीं है, मेरे अपने खुद के क्यों है, मेरी अपनी फार्म पर आंखों देखा है, जिनको मैं 365 दिन देखता हूं, वहां पर किए हुए हैं। हमने एक ग्रुप को साल भर खिलाया साइलेज, कोई चिन्ह नहीं किया। एक ग्रुप को हमने खिलाया जब हरा अवेलेबल था हरा, जब हरा नहीं था तो साइलेज। हमने देखा कि इसमें जो हमको एवरेज मिला 6300 लीटर का एवरेज उस ग्रुप में हमको मिला लैक्टेशन में, और इसमें हमने देखा, हमने कोई कुछ भी नहीं देखा उसका, हमने टोटल एवरेज काउंट किया उस पूरे ग्रुप का और लैक्टेशन एवरेज काउंट किया। लगभग 700 लीटर दूध मुझे उस ग्रुप में एक्स्ट्रा मिला 300 दिन में। 700 लीटर, दैट कम्स अराउंड 2.25 और 2.5।